स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद भारत सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2020 को सबसे पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का जो पद है उसको संभाला गया था लेट बिपिन रावत जी के द्वारा। आपको याद होगा कि 9 महीने पहले बिपिन रावत जी की एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से लगभग 9 महीने हो चुके हैं। यहां पर अभी तक कोई भी CDS का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था, लेकिन फाइनली आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इनको यहां पर अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपॉइंटमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कल से UPSC का बैच लॉन्च हो रहा है दोस्तों। 30 सितंबर से हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी। अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं कराया है, आपके पास एक अच्छा मौका है, यहां पर आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कई फीचर्स दिए जाते हैं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई फीचर्स हैं और साथ ही साथ मेंटर भी अलॉट किया जाता है। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आप देख पाओगे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि रिटायर्ड हैं, he is a former ईस्टर्न आर्मी कमांडर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। अभी मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा इनके बारे में, लेकिन फाइनली भारत सरकार ने इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर जो अपॉइंटमेंट करना है वो कर दिया। और करीब 9 महीने के बाद जो पोस्ट था वो लंबे समय से वेकेंट चल रहा था, 9 महीने के बाद फाइनली अपॉइंट किया गया। अब ध्यान रखिएगा, जब मैं कह रहा हूं कि ही वॉज अ फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर, तो ईस्टर्न आर्मी कमांडर कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो कई हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि नदन कमांड, इसका हेडक्वार्टर है उधमपुर में। इसी प्रकार से सेंट्रल कमांड हो गया, वहां पर लखनऊ में मिलेगा। जो पूरा सदर्न कमांड है, इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे में मिलेगा। जो साउथ वेस्टर्न कमांड है, जयपुर में है। वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में है। और फाइनली ये जो ईस्टर्न कमांड अगर आप देखिए यहां पर, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता के अंदर। तो ये जो ईस्टर्न वाला कमांड है पूरा, ये संभाला जाता था लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा। 2021 में, पिछले साल ही वो रिटायर हुए थे इस पद से और फाइनली उनको यहां पर अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर जाओगे तो ये जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर पहले 4 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन जब CDS का पद बनाया गया तो यहां पर एक और डिपार्टमेंट जोड़ दिया गया और इसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो जो भी CDS का पद संभालता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, तो वो ऑटोमेटिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, उसका सेक्रेटरी बन जाता है। मतलब कि भारत सरकार जो है वो यहां पर उनसे पूछताछ करती है, अगर तीनों सेनाओं से रिलेटेड अगर कोई भी मामला है, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, उनसे रिलेटेड अगर ज्वाइंटली कोई भी बातचीत करनी है तो भारत सरकार यहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से ही बात करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब वो रिटायर हुए थे तो ही वॉज ईस्टर्न आर्मी कमांडर, जैसा मैंने बताया, लेकिन वो जो पद होता है वो 3 स्टार का पद होता है। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे मान लो चीफ ऑफ आर्मी जो स्टाफ होते हैं, मतलब कि आर्मी के अंदर जो सबसे बड़ा पद होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वो 4 स्टार रैंक के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो CDS का पद है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है, आपको पता होगा ये भी 4 स्टार का ही पद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लंबे समय से ये भी डिबेट चल रहा था कि क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहां पर उनको 5 स्टार का पद दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, लेकिन भारत सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, वो भी 4 स्टार के ही पद पर रहेंगे। मतलब कि जिस तरह से हमारे आर्मी के चीफ होते हैं, नेवी के चीफ होते हैं, एयरफोर्स के चीफ होते हैं, तो इन्हीं के इक्वल है, फर्स्ट अमंग इक्वल आप बोल सकते हो। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही इज ऑल्सो अ फर्स्ट अमंग इक्वल, तो वैसा ही CDS का पद आप यहां पर मिलिट्री के अंदर देख पाओगे। एंड ही विल बी द फर्स्ट रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर, क्योंकि जो बिपिन रावत जी थे, याद रखिएगा, वो पहले
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो आर्मी के अंदर सबसे बड़ा पद होता है, तो वो ऑलरेडी 4 स्टार के पद पर थे। उसके बाद उनको यहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है वो दिया गया था। अब मैं यहां पर बात करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी के बारे में। देखिए, इनका जन्म 1961 में हुआ था और फाइनली आर्मी के अंदर जो इनका इंडक्शन है, कमीशनिंग है, वो हुआ 1981 में 11 गोरखा राइफल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा उनका जो पूरा कैरियर है लगभग 40 साल का, यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी ने बहुत सारे पद संभाले हैं, जैसे कमांड हो गया, स्टाफ हो गया, इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट्स हो गए, उसके अंदर यहां पर उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कई सारे कंडक्ट किए हैं। तो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो कि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर रहते हुए उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा जब वो ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा रीजन है उसके अंदर जब वो पूरा मामला संभाल रहे थे, तो वहां पर बताया जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया, जो कि LAC है, चाइना के साथ बॉर्डर है हमारा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वहां पर उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अपनाया था, जिसकी वजह से जो हमारी कॉम्बैट रेडीनेस है उसको मजबूत करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उसके पहले, जो ईस्टर्न कमांड संभालने के पहले जो है, ही वॉज ऑल्सो मेजर जनरल, जब उन्होंने यहां पर इन्फेंट्री डिवीजन को लीड किया था, कमांड किया था बारामूला सेक्टर के अंदर एज इन दी नॉर्दर्न कमांड। और साथ ही साथ यहां पर जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर का जो पद है वो सितंबर 2019 से लेकर मई 2021 तक संभाला और फाइनली मई 2021 में वो रिटायर हो गए थे। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि एडिशनली उन्होंने कई सारे और अपॉइंटमेंट जो है उसको देखे हैं, और उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का जो मिशन है अंगोला में, उसके अंदर भी एज अ ऑफिसर उन्होंने सर्व किया है। लेकिन इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा पुलवामा का टेरर अटैक किया गया था, ठीक है, टेररिस्ट के द्वारा पुलवामा अटैक किया गया था। उसके बाद इंडियन आर्मी ने यहां पर बदला लेने के लिए जो स्ट्राइक है, बालाकोट स्ट्राइक, जो LAC है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके अंदर घुसकर जो पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स हैं उसको ध्वस्त किया था जैश ए मोहम्मद का। तो उस समय 2019 में ये जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उस समय वो DGMO के पद पर थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो उस समय भी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल को निभाया था, वहां पर देखा था चीजें अच्छे से हो सके। तो यहां पर भी आपको उनका एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा मई 2021 में जब वो रिटायर हो गए, उसके बाद भी उन्होंने देश की काफी ज्यादा सेवा की है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो अजीत डोवल जी के द्वारा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनके द्वारा एक सेक्रेटरीट, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट हेड किया जाता है, उसके अंदर भी वो एज अ मिलिट्री एडवाइजर जो है वो काम करते आए। मतलब रिटायर होने के बाद भी यहां पर उन्होंने ये काम किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी 10 सितंबर की बात है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपने सुना होगा लोहित वैली के बारे में। तो वहां पर किबिथू मिलिट्री गैरिसन है, उसका नाम चेंज करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे बिपिन रावत जी थे उनके नाम पर रखा गया। तो उसका भी सारा काम, जो सेरेमनी है, वो अनिल चौहान जी के द्वारा ही देखा गया था। अब क्वेश्चन यह है कि अनिल चौहान जब सीडीएस का पद संभालेंगे तो उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे। देखो, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट और इकलौता आप कह सकते हो जो चैलेंज उनको संभालना है, वो ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी जब थे तो वो कोशिश कर रहे थे देश के अंदर थिएटर कमांड लाने की। अब देखो, थिएटर कमांड है क्या? अभी क्या है ना कि हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो थोड़ा सा आइसोलेशन में काम करती हैं। जैसे नेवी है तो नेवी अपने आप अपने ढंग से काम करेगी, आर्मी अपने तरीके से काम करती है। लेकिन मान लो अगर मैं कहता हूं कि अगर मुझे पूरा इंडियन ओशन को संभालना है, मान लो वेस्टर्न साइड का जो अरेबियन सी है उसको पूरा संभालना है, ठीक है, तो वहां पर हमें नेवी की भी जरूरत है, एयरफोर्स की भी जरूरत है और आर्मी की भी जरूरत है। तो उसको संभालने के लिए जो तीनों हमारी सेना है उनको ज्वाइन कराना, एक थिएटर कमांड बनाना। अब थिएटर कमांड अलग अलग प्रकार का हो सकता है। मान लो मैं कह रहा हूं डेजर्ट के लिए, ठीक है, उसके लिए एक अलग से थिएटर कमांड, तो वहां पर तीनों जो सेना है उनका रोल होगा। उसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं लद्दाख के अंदर एक अलग से सिर्फ ऐसा फोकस हो कि सिर्फ लद्दाख के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो वहां पर भी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की जरूरत होगी। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे नेवी की क्या जरूरत है? देखो, लद्दाख में जो पैंगोंग लेक है वहां पर नेवी की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना कि हमें तीनों को मिलाना चाहिए। तो वो जो कमांड है ना अलग अलग, उसी को थिएटर कमांड कहते हैं। तो ये सारी चीजें सही तरीके से इंप्लीमेंट हो सके, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा तीनों जो सेनाएं हैं उनको एक साथ लाना और उसको चीजों को इंप्लीमेंट करना।
तो लेट्स सी यहाँ पर क्या वो थिएटर कमांड बनाने में सफल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा जो एक और सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है उनके सामने, वो ये है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना। हमारे देश में आपने देखा होगा डिफेंस के ऊपर काफ़ी बड़ा खर्चा किया जाता है, लेकिन अब क्या है कि आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे फ्यूचर में जो ह्यूमन पावर है उसकी आवश्यकता थोड़ी सी कम होती जाएगी और जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो अगर हम बहुत सारा पैसा ह्यूमन रिसोर्स पर ही खर्चा कर देंगे, इतनी बड़ी आर्मी ले आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब एक्चुअल वॉर होगा तो हमें ड्रोन्स की आवश्यकता है, अलग अलग वेपन्स की आवश्यकता है, तो उसको काफ़ी हद तक हमें बिल्ड करना है। तो जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, वो कैसे किया जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा, वो यहाँ पर हमें देखना होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, इसी साल जून के महीने में सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर अपॉइंटमेंट करने के लिए कई सारे चेंजेस किए थे रूल्स के अंदर। सबसे पहले यहां पर जो चेंज किया गया वो ये था कि कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल या फिर एयर मार्शल या फिर वाइस एडमिरल वो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर चुना जा सकता है अंडर द एज ऑफ 62। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पर जो सरकार ने लगा दिया ना अंडर द एज ऑफ 62, इसकी वजह से बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो इस अपॉइंटमेंट में नहीं आ सकते थे। और इसी को लेकर थोड़ा बहुत यहां पर बात भी चल रहा था कि क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ सरकार ने यह कह दिया 3 स्टार ऑफिसर जो है उसको भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर लाया जा सकता है। तो फाइनली यहां पर ये सारे चेंजेस किए गए थे और अल्टीमेटली उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है उसको फिल कर दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी आर्मी चीफ होता है ना, उसका जो पद है, उसका जो ईयर्स टेन्योर है वो 62 ईयर्स तक ही होता है। ठीक है, 62 ईयर्स या फिर 3 साल का सर्विस देने पर जो पहले हो जाए। ठीक है, तो और लेकिन जो सीडीएस का पद है यहां पर ये ध्यान रखिएगा, यहां पर सीडीएस के पद पर 65 ईयर्स तक बने रह सकते हैं, कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। मतलब अनिल चौहान जी अगर वो चाहें, अगर भारत सरकार चाहे तो 65 ईयर्स की उम्र तक, क्योंकि अभी उनकी उम्र लगभग 61 क्रॉस हो गई है। ठीक है, तो यहां पर 65 ईयर्स तक जो है वो आपके सीडीएस के पद पर बने रह सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद होता है ना, इट इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट को कोई बातचीत करनी है, मिलिट्री एडवाइस लेना है, एंड ही इज ऑल्सो द सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट इन द डिफेंस मिनिस्ट्री, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है भारत सरकार यहाँ पर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया है, उसको पुश कर रही है, तो वो भी सफल तरीके से इंप्लीमेंट हो, इसके लिए यहाँ पर इसको फिल करना जरूरी था। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जितनी चीजें थी वो आपको जानने को मिल गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी रिसेंटली खबर आई है कि यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है साब, ठीक है, SAAB, वो भारत के अंदर वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने वाली है। क्या बता सकते हो ये कंपनी कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि यहाँ पर आपको ये कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।